सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जेठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, यह तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था उतना अच्छा, आने वाले वक्त का क्या भरोसा।
भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद, सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो? आओ आओ मेरी तीनों प्यारी बहू, आ जाओ।
आस्था, रीना, काव्या, धीरे से इस कलश को गिराकर आगे बढ़ो। जी माँ जी। तीनों दाएं पैर से कलश गिराकर प्रवेश करती हैं। अरे माँ जी, ये पत्तों की साड़ी वाली दोनों हमारी जेठानियां हैं क्या? किसी आदिवासी से कम नहीं लग रही हैं। मुझे तो लग रहा था कि किसी जंगल से भाग कर आई हैं। और हम तो दहेज में एसी, कूलर, सोफा सेट, माइक्रोवेव लाए हैं। ये गरीब बहू तो कुछ नहीं लाई माँ जी। लहंगा भी अच्छा है, प्योर ओरिजिनल फ्लावर से जो बना है। हाँ दीदी, वही तो, ये गरीब है ना, मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, इसलिए दहेज लेकर नहीं आई, वरना मैं तो निकलवा लेती। माँ, अपने समाज के लिए हमारी दोबारा शादी कर दी है तो गृह प्रवेश भी कर दीजिए। इन गरीबों का मैं गृह प्रवेश करूं? बिल्कुल नहीं। माँ जी, आशीर्वाद ही दे दीजिए। तभी वो अपनी दोनों बहू को आशीर्वाद देकर अपनी तीनों बहुओं को लेकर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं तीनों काली बहू घोड़े बेचकर सोती हैं और काम में मदद भी नहीं करवाती हैं। आस्था, काव्या, मैंने और रानी ने खाना बना दिया है, तुम जरा टेबल पर ये खाना लगा दो। ओ हेलो जेठानी जी, हम यहाँ पर आपके इशारों पर नाचने नहीं आए हैं। इतना सारा दहेज दिया है, एक काम को हाथ नहीं लगाएंगे। सुन रही है ना माँ जी आप? हाँ, मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए घर का सारा काम तुम दोनों ही करोगी। बस रीना, आस्था, काव्या, तुम आराम से खाने के लिए बैठ जाओ। फिर दोनों गरीब बहू खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सास और तीनों बहुएं मिलकर उनके बने खाने की बुराई करके खाना बीच में छोड़कर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, घर का सारा काम दोनों गरीब बहुएं ही करती हैं। बार बार अंजना उन्हें गरीबी और दहेज के ताने देती है, वहीं तीनों काली बहू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती है, घर का कोई काम नहीं करने देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी दीदी, ये आप कैसा पोछा लगा रही हैं? इतना गंदा, दोबारा से साफ करिए। अगर मैं यहाँ से फिसल जाती तो आपको छोड़ती नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तूने कह दिया, वरना मैं इसे चमक देती। माँ जी, ये जगह साफ थी, फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ। आखिर आप हमारे दहेज न देने से इतना मनमुटाव मन में लेकर क्यों बैठी हैं? क्यों आप हमें अभी तक नहीं अपना पा रही हैं? जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार रखूंगी। अपनी बहू को सुनाकर अंजना फिर चली जाती है। एक शाम सभी को पड़ोसन की पार्टी में जाना था, फिर तीनों बहू बहुत ज्यादा मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, आज मेरी तीनों बहुएं इतनी अच्छी लग रही कि क्या बताऊं। तुमने तो इन दोनों को भी फेल कर दिया है ना माँ जी? हम तीनों गोरे लग रहे ना? आखिर इतना अच्छा मेकअप जो किया है। अब चलिए। हम भी तैयार हो गए माँ जी। चलो, आ गई मुंह उठाकर। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां पड़ोसन की बहू चार्ली तीनों को देखकर कहती है, अरे कुछ दिन पहले तो मैं तुम तीनों को एकदम काला कोयला देखा था, आज इतनी चमक कैसे रही हो? अच्छा एक्सपेंसिव मेकअप किया है, अमीर जो हो, बट मुझे देखो, नेचुरल ब्यूटी है कि लाइट मेकअप कुछ नहीं। तो अपनी जेठानियों को ही देख लो, तुमसे ज्यादा सुंदर लगती हैं। लिमिट में बात करो। हाँ, हम अमीर हैं तो मेकअप भी वैसा ही करेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्या है ना, तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है तो लाइट मेकअप ही करोगे। उसके बावजूद भी तुम हम तीनों बहनों से काली लग रही हो। वही तो। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटी बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई।
हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की। वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। चॉकलेटी बहू। सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 33 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू, मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं,
मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी है और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनकी पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था। अब देखो, उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है, फिर देखना अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो भर भर के चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। हाँ, जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं। लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी, मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? अब तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए? उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो, हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई? यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने? मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, लेकिन आपने KGF वाली बहू। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था और वो ये था कि KGF मूवी देखने के बाद KGF मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार KGF के हीरो की तरह भेस बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में, सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो,
लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए। वो अपुन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे यार, तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊं यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है ऑफिस नहीं युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो। काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी, तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा। केजीएफ फिल्म का डायलॉग भला किसने सुना नहीं होगा? हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद। नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया। एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। प्लीज 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। मेरी बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा। बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मेरी बहू है नव्या। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ। अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला। बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि, जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं जीजू, आंटी जी की एलर्जी पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, सबकी मदद भी करती हो, और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि। थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद
भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, जरा आप उठाकर रख देना, मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूंगा। और जरा ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूंगी। अमित के जाने के बाद देखो अंजलि, ये अमित के ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अमित, ये रही तुम्हारी फाइल। दीदी ने ऐसी ही बैठक में छोड़ दी थी और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम। हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की दो लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा और देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी, अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभालूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी, बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है और कल रात को तो उन दोनों के बीच। एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान नारी रहती थी। उसका नाम था लीला। वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालती थी और लोगों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए। उनका नाम था आनंद। ऋषि ने गांव में शांति और प्रसन्नता देखकर लीला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे लीला, तुमने इस गांव को बहुत खुशहाल बनाया है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। लीला ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बात सही है लीला। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं।
हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। लीला ने पूछा, महात्मा, आप जीवन में क्या सीखे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि क्रोध और लोभ मन को अंधा बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लीला ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत सार्थक हैं। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। ऋषि ने कहा, लीला, याद रखो, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता है। यह जीवन के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ। विक्रम एक प्रतिभाशाली युवक था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में दक्ष और कला में रुचि रखने वाला। लेकिन जीवन ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वह धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगा। सब कुछ एक दिन में ही बदल गया। एक सड़क दुर्घटना ने उसके माता पिता को छीन लिया। अकेलापन उसे घेरने लगा। घर जो कभी खुशियों का घर था, अब एक खालीपन सा लगने लगा। दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दुनिया से कटने लगा। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन दुनिया धुंधली सी दिखती। लोग आते जाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेजान सा लगता। खाने पीने में भी रुचि नहीं रही। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने समझाया, विक्रम, इस तरह से जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुस्तकालय में ले गए। वहां किताबों की दुनिया ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने साहित्य पढ़ना शुरू किया। कवियों की रचनाओं ने उसके मन को छुआ। लेखकों के विचारों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसे जीवन का एक नया अर्थ दिखने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उसने खुद को साहित्य की दुनिया में खो दिया। लिखना शुरू किया। अपने दुखों को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उसने एक साहित्यिक संस्था बनाई। युवाओं को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे वह फिर से उसी विक्रम बन गया जो कभी हुआ करता था। खुश, संतुष्ट और जीवन से जुड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। एक युवक सबको धोखा देने लगा, पत्नी समझाती है। एक कहानी जो हर किसी। टीवी पर लगातार बारिश की खबरें दिखाई जा रही थी। सोहन भी मजदूरी का काम करने के लिए शहर गया हुआ था। सोहन शहर के पास एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने घर जाते समय एक दुकान पर खबर सुनी तो वो बहुत डर गया था। आज की बड़ी खबर कि कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और बताया ये जा रहा है कि पानी में घर डूब चुके हैं और लोग घर से बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी ओर जा रहे हैं ताकि वो बच सकें। भैया, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। भैया, मेरा घर भी निचली बस्ती में ही है, इसलिए चिंता हो रही थी। अब मैं चलता हूँ। राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मैं सोचता था कि मैं अपने घर की छत को ठीक करवा लूँ, लेकिन कोई मजदूरी ही नहीं देता है इन बारिश के दिनों में। अब मैं क्या करूँ भैया, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। सोहन घर जाता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर भी पानी आ गया था। सोहन के पास 100-200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान
घर लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को घर से बाहर निकाल रहे थे। गौरी रुको, मैं मदद करता हूँ, 2 बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो पानी घर से बाहर निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो गौरी, अब तो रात का समय है, हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। वह दोनों लगातार पानी निकालने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर बारिश रुक जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुरू हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लो कुछ खा लो, जब से आए हो तुमने कुछ नहीं खाया है। हाँ, जल्दी सामान बांध ले, हम सभी जा रहे हैं यहाँ से। बहुत पानी आ चुका है बस्ती में, बड़े पुल पे जा रहे हैं। हाँ, बांध रहा हूँ, कुछ खा लूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। अगर ज़रूरत पड़ी तो सामान बांध लूँगा। गौरी जल्दी ही सारा सामान बांध लेती है और सोहन की भी आँख लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसके साथ ही बच्चे सो जाते हैं। सुबह जब गौरी उठकर देखती है तो उनके आसपास पानी ही पानी था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। अरे सोहन जल्दी बाहर निकल, यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, हम नहीं बचेंगे यहाँ पे, जल्दी आ। अरे गौरी जल्दी निकल, बच्चों को लेकर, बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे, जल्दी आ। उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। गौरी सारा सामान तो भीग चुका है, अभी कुछ भी लेके जाना खतरे से खाली नहीं। तुम जल्दी से गीता का हाथ पकड़ो, मैं बिट्टू को पकड़ता हूँ। जैसे ही सोहन बिट्टू को पकड़ने के लिए जाता है तभी घर की छत गिर जाती है और घर की छत का एक टुकड़ा बिट्टू को लग जाता है, जिसके कारण उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। तभी गौरी रोने लग जाती है। सोना जी कुछ करो, बिट्टू के सिर से बहुत खून बह रहा है, वो आंखें भी नहीं खोल रहा। घबराओ मत गौरी, मैं कुछ करता हूँ। तभी सोहन वहाँ से चले जाता है और इधर उधर मदद मांगने लग जाता है। भैया जी, अगर आप रामपुर जा रहे हैं तो किसी डॉक्टर को भेज देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भैया जी, तुम्हें यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, ये निचला इलाका है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। भैया जी, यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, आप पुल तक पहुँच जाइए, क्या पता आपको कोई मदद मिल जाए। हाँ, ये ठीक है, क्या पता कोई मदद मिल जाए। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। सोहन बाढ़ के पानी में तैरकर पुल की ओर जा रहा था। उधर गौरी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था क्योंकि बिट्टू की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था। उधर बाढ़ का पानी भी बहुत तेज़ हो रहा था। जी कहाँ रह गए आप, जल्दी आओ, बिट्टू बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज़ बुखार आया है। हे भगवान, इन्हें जल्दी से भेज दो ना। मेरे बच्चे, आंखें खोल, क्या हुआ तुझे। सोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है। उधर भी भाग दौड़ लगी हुई थी। भैया, यहाँ पे कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे नहीं भाई, इस बारिश में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हम गरीबों को कोई नहीं पूछता है यहाँ पे, तुम्हें भी यहाँ कोई नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है। भगवान, मेरी मदद करो, रक्षा करो, अब तुम ही हो। तभी एक डॉक्टर वहाँ मोहन को रोते हुए देख रहा था। आशा, तुम बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाओ, मैं उस पिता के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन आपकी जान को भी तो खतरा है ना, आप मत जाइए ना प्लीज़। आशा, मुझे उसके साथ जाना होगा, उसके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तुम बच्चों जिंदगी किस वक्त अपना रुख बदल लेगी ये कोई नहीं जानता। कब फूलों से भरी बगिया उजड़ के खाक हो जाएगी कोई नहीं जानता। कब मैदान रेगिस्तान हो जाएगा, कब खुशियों से भरी जिंदगी मायूस हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है अनुष्का की, जिसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी का अगला पल उसके लिए क्या लाने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए उसके खुशियों को खा जाने वाला था। मामा, तुम कब से तैयार हो रही हो और कितनी देर? जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। अभी आई लाडो, बस 2 मिनट, साड़ी तो पहनने दे बेटा। लगता है मामा आप भूल नहीं है कि आज मेरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और मैं फर्स्ट आई हूँ। आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती मामा, इसलिए तो समय लग रहा है बेटू। जिसकी बेटी फर्स्ट आई है उसे तैयार भी तो टॉप क्लास होना पड़ेगा ना।
है कि नहीं? अनुष्का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। हमेशा फर्स्ट आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और अपने घर वालों के नाम रोशन करना, ये सब उसके लिए मामूली बात थी। हड़बड़ाते हुए अनुष्का अपने मम्मी पापा के साथ अपने कॉन्वोकेशन में चली जाती है। आई मस्ट से मिस्टर एंड मिसेस सिंह, यू आर वेरी लकी जो आपके घर इतनी तेज और होनहार लड़की पैदा हुई है, वरना इस उम्र में तो अक्सर लड़के लड़कियां भटक जाते हैं। पर अनुष्का दिन रात अपने पढ़ाई में लगी रही और आज उसने हमारे कॉलेज का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। स्टेज पे जाकर अनुष्का अपनी डिग्री लेती है। उसके लिए आज का दिन बेहद ही खुशी का था और वो इस पल को हमेशा के लिए अपने मेमोरी में यादगार कर लेना चाहती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी अनुष्का की फ्रेंड्स उसके पास आती हैं। अनुष्का, इस बार तो हमें पार्टी चाहिए। हर बार तो बच के निकल जाती है। अरे कौन सी मेरी जॉब लग गई है, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। अब बस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तब पार्टी पक्की। तुम लोग बेटा इसकी बात रहने दो, मैं दूंगी पार्टी। अब तो रोल कॉलेज की डिग्री मिल गई है मेरी प्यारी बेटी को, अब वो ग्रेजुएट है। तो आज रात को मेरे घर पे पार्टी रहेगी और बेटा आप सभी को आना है। रात को सभी पार्टी में आते हैं। सभी बच्चे नाच कूद रहे होते हैं। तभी अनुष्का खिड़की पर जाकर बाहर देखती है, जहां सामने की घर के छत पे बैठी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये मिस्टर शर्मा के घर में ये औरत कौन है? वो तो अकेले रहते हैं। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। अरे तू यहाँ रात को बाहर तारे देख रही है क्या? चल ना, सब कितने एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी फ्रेंड के साथ चली तो जाती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, मानो कोई बहुत पुराना दुख उसको याद आ गया हो। ये अचानक मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है? और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मा, लगता है कोई पार्टी में नॉन वेज ले आया है। अरे क्या बोल रही हो? सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ये सड़ी हुई मछलियों का गंध कहाँ से आ रहा है? क्या मजाक है? ये बोलकर अनुष्का जोर जोर से चीखने लग जाती है। ये सब सुनकर वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं। ड्रामा मत करो अनुष्का, बस यही सब करने से मैं पार्टी पसंद नहीं करता। चलो जाओ अपने कमरे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद अनुष्का का बिहेवियर और भी ज्यादा खराब होने लगता है। रात को अचानक 3 बजे उठकर वो दीवारों से बात करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ भागते हुए आती है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और दीवार को देखकर किससे बात कर रही हो बेटू? सोना, कोई नहीं है यहाँ पे। अनुष्का की माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। उसका शरीर एकदम गर्म था। उसकी माँ ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। आज तक मेरी बच्ची ने ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं किया। आज क्या हो गया है इसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से इतना तेज बुखार आ गया है इसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अनुष्का की माँ सौतेली बहनें। रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे 2 बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी, सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना।
जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है, तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहां जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी, मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है।
तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। पति, 2 बच्चे और एक बेटी, ऐसा उनका पूरा परिवार था। उसका पति श्रीधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसके कमाई से ही घर चलता था। चंपा ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी। उससे उसे जो भी मुनाफा होता वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा अशोक डॉक्टर और छोटा बेटा रवि वकील बन जाता है और दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगते हैं। एक दिन उनकी बहन ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और ज्योति की शादी पड़ोस के गांव के सरपंच जी के बेटे से हो जाती है। ज्योति बहुत ही कामचोर और गुस्सा करने वाली होती है। इसी कारण उसके ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। वो अपने पति को लेकर अपने मायके रहने आती है। अब चंपा का जमाई दुकान चलाता है और चंपा और ज्योति आराम से वहाँ रहती है। अरे ज्योति, जरा अपने कामचोर पति को कुछ काम करना क्यों नहीं सिखाती हो? कुछ काम का नहीं है वो। अरे हाँ माँ, उनके पिताजी ने तो उन्हें ही घर से निकाल दिया और हमारे माथे मर दिया। जाने दो, पति है। माँ और बेटी इसी तरह तानेबाजी करती रहती। अब बड़े बेटे अशोक की शादी उन्हीं के गांव के एक लड़की से करा दी गई, लेकिन उस लड़की से भी चंपा बहुत काम करवाती और वो बेचारी सासू माँ का आदर करके सब काम चुपचाप करती थी। एक दिन वो काम करके थक गई और एक जगह पर बैठ गई। ए कामचोर कमला, इतना सारा काम पड़ा है घर में, क्या वो तुम्हारा बाप आके करेगा? चलो उठ, काम कर। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ। ऐसा कह के कमला अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। चंपा अपने बेटे अशोक से घर आने के बाद चुगलियां किया करती थी। अशोक घर आकर कमला को बहुत भला बुरा कहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठाया करता था। ये सब रवि देखा करता था और रवि को बहुत बुरा लगता था। अशोक मारने आता तो रवि बीच में पड़ जाता और माँ बाप को डांटता था और वही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। रवि को रंजना नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ, मगर रवि, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए पहले तुम इसका कोई हल निकालो। अरे रंजना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है? मगर रवि, तुम भी अगर मुझे मारने पीटने लगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा अधिकार है। अगले दिन रवि अपने घर में रंजना के बारे में बताता है। रवि की माँ चंपा उसे साफ मना कर देती है। रवि, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करो बेटा। इस घर में ये आखिरी शादी है और मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। अजय, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रंजना से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। सब चुप हो जाते हैं। अगले दिन रवि मंदिर से शादी करके घर आता है। सब अचरज से रवि की ओर देखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला उन दोनों का स्वागत करती है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कैसे लगा मेरा घर? अच्छा है, मगर सब मिलजुल के रहे तो और भी अच्छा होगा। रंजना, तुम्हें मेरी माँ को सबक सिखाना होगा, तभी घर के सारे सदस्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है रवि, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजना अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रुको, मेरे भगवान के मंदिर में तुम मत आओ, जाओ यहाँ से। ये कहकर सास रंजना को वहाँ से भगा देती है और घर के किसी भी काम को करने से मना कर देती है। तब क्या माँ जी, आज से मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या बोल क्या रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। पता है ना, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। रातों रात खबर छाप दूंगी और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग, समझिए आप। सास चुपचाप देखने लगी और उसकी बेटी और ससुर भी देखते ही रह गए। रंजना ने कमला से कहा, दीदी, मुझे आपसे काम है, आप मेरे कमरे में आइए। और हाँ, आज से खाना ज्योति दीदी आप बनाएंगी। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मुझे काम करने को बोल रही है। अजय, सुनते हो? चलो मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। ज्योति किचन का काम करने चली गई और सास बाहर का काम करने लगी। रंजना कमला को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, कमला दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुपचाप सह लेती हो, उसका ये नतीजा है।
अब देखो दीदी कैसे काम कर रही है। आप कुछ काम करती थी क्या शादी के पहले? नहीं रंजना, मगर अब घर से ही अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी, अब आप किसी से मत डरिए, हम हैं आपके साथ। सच में किसी के साथ होने का कितना महत्व होता है। अब उसकी सासू माँ ही घर के सारे काम करने लगी थी और ज्योति को काम करवाने की वजह से ज्योति भी अपने ससुराल जाने की सोच रही थी। अजी, यहाँ तो काम वाली से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो गई है। चलो हम हमारे घर चलते हैं, सब है हमारे यहाँ। अरे रे, आप कहाँ चली? अभी भी काम बाकी है। ज्योति का पति रंजना से धन्यवाद कहता है और ज्योति को लेकर अपने घर चला जाता है। अब सासू माँ एक दिन पूरा काम करके इतना थक जाती है कि उसके बदन में बहुत दर्द होने लगता है। तब दोनों बहू सास के पास चली आती है और एक बहू सास के पैर दबाती है तो दूसरी बहू सर दबाती है। सासू माँ उठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, अब से कभी ये गलती नहीं होगी। सास को उसके किए पर पछतावा होता है और ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और रंजना भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने करके दिखाया। बहू हो तो ऐसी। रंजना अपने बर्ताव के बदले माफी मांगती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब मिलके परिवार बनता है और हम सब परिवार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परिवार के काम मिल बांट कर करना ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है।